कर रही हूं तो एक शायरी मैं भी कहना चाहती हूं। इरशाद इरशाद। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जो दिया बच जाएगा वही दिया रह जाएगा। मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ जिस गलत दिए हूं, में तो जान आप जरा होगी इसको वो करेक्ट दिया रह कीजिए। जाएगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो वही दिया दिया रह रह जाएगा। जाएगा। सियासत बाद में, कवि आप पहले हैं। क्या ज्यादा है आपके अंदर, सियासत ज्यादा है या कवि अभी है? 1956 में 35वें प्रेसिडेंट यूएसए के जॉन एफ कैनेडी साहब एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर सियासतदानों को पोएट्री समझ में आती और पोएट्री करने वालों को सियासत समझ में आती तो ये दुनिया शायद रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों के बीच में पुल बन सकूं, और जाहिर सी बात है पोएट्री ज्यादा है मेरे अंदर, और मैं कोशिश करूंगा कि आखिरी सांस तक अपने अंदर सियासतदान से ज्यादा शायर को बचा करके रखूं, तब शायद बेहतर इंसान बना रह पाऊंगा। तो राहुल गांधी को कुछ सिखाया आपने, सियासत या फिर शायरी? दरअसल मैं राजनीति में किसी को कुछ सिखाने नहीं आया हूं, मैं अपने हिस्से का काम करने आया हूं। और सबको हम नहीं सिखा सकते, हमें सिखाना भी नहीं चाहिए। हम अपने बड़ों को क्यों सिखाएंगे, हम अपने बड़ों से सीखते हैं। हम राहुल गांधी से सीखते हैं, उनके अंदर जो प्रतिबद्धता है, उनके अंदर राजनीतिक तौर पे जो वैचारिक दृढ़ता है, उनसे वो मैं सीखता हूं। और वो शायर हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। अच्छा, लेकिन आप तो सियासत में भी आ गए। सियासत में बहुत सारे लोगों की जाहिर सी बात है जरूरत है, और शायरी करते हुए सियासत करने का अपना एक अलग रंग है, और मुझे लगता है शायद इसीलिए दुनिया मुझे पहचानती है उस नाम से। शायर सियासत में आकर आजाद हुआ है या बंध गया है? क्या कांग्रेस में आकर आप बंधे हो? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। दरअसल अपनी आजादियां आप खुद या तो खत्म करते हैं या खुद बचाते हैं। अपनी आजादी को खुद बचा के रखिए। सियासत हो, कोई संस्थान हो, कहीं भी आप रहें, अगर आप चाहेंगे कि आपको आजाद रहना है तो दुनिया की कोई कैद आपको कैद नहीं कर सकती। तो मेरा मानना है कि मैं आजाद हूं, और कांग्रेस पार्टी कम से कम इतनी आपको आजादी देती है कि आपकी रचनात्मकता का सम्मान करती है। आप के अंदर कोई भी आर्ट फॉर्म है उसको बचा के रखिए, कांग्रेस इसके लिए कहती है। कई बार व्यक्तिगत मुलाकात में राहुल जी और प्रियंका जी, खड़गे साहब अक्सर ये बात कहते हैं कि थोड़ा मुशायरों में और जाया करो, पोएट्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कुछ तो हमें ये खुशी की बात है। कुछ ऐसा जो राहुल गांधी को पसंद हो, कांग्रेस पार्टी को पसंद हो, कुछ ऐसी चीजें। उनकी पसंद नापसंद तो आप उन्हीं से पूछिएगा। मैं तो अवाम को जो पसंद है वो सुना रहा हूं, और अवाम को जो पसंद है मुझे लगता है वही उनको भी पसंद है। तो सुना दीजिए कुछ आवाम को जो पसंद हो। नहीं, अवाम को तो बहुत, अब अवाम को तो आजकल देखिए जो कुछ देश में चल रहा है, मैं मोहब्बत के एक सिपह सालार का साथी हूं, यानी कि राहुल गांधी का। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। तो क्या बात है। वो खुशबू और मोहब्बत की खुशबू लेकर के पूरे देश में हम जा रहे हैं। केरल से अभी आ रहा हूं, और हमें पूरा यकीन है कि केरल में मोहब्बत की खुशबू, केरला में मोहब्बत की खुशबू फैलने जा रही है। केरलम में, और हम, हाँ अब केरलम हो गया है, तो हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं बनाने जा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, कहीं और के लिए भी कह दीजिए। शुरुआत हमने बिल्कुल समंदर के साहिल से की है, और फिर आगे तक बढ़ेंगे। बीच में आएगा पौंडीचेरी, हम वहां भी सरकार बनाएंगे। तमिलनाडु में हमारा अलायंस सरकार बनाएगा। असम में हम बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे, और बंगाल में भाजपा हारेगी। लेकिन बंगाल की जो तस्वीर जो दिख रही है, बंगाल की जो तस्वीर दिख रही है, वैसी साहब हमारे समिट में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं तो गठबंधन के लिए जाता हूं, बिहार भी गया था, बुलाते हैं, आता हूं तो दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग वैसी साहब के साथ? वो कह रहे हैं कि मैं बंगाल में लैला हूं, बाकी सब मजनू है। दरअसल मुनव्वर राना साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है कि ये सहरा है मियां, सहरा में चालाकी नहीं चलती। सहरा मतलब रेगिस्तान। ये सहरा है मियां, सहरा में चालाकी नहीं चलती। यहां मजनू की चल जाती है, लैला की नहीं चलती। तो मजनू आप है, कांग्रेस पार्टी है मजनू?
अब ये तो आप उन्हीं से पूछिएगा जो मजनू और लैला की कहानियां सुना के गए। मैं राजनीति में हूं और मुझे लगता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को लैला मजनू की कहानियां सुनाने के बजाय एलपीजी और पेट्रोल और डीजल और इन सब चीजों की कहानियां सुनाएं तो मुझे लगता है कि ज्यादा उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें होंगी। लेकिन क्या जिस तरह से कांग्रेस की तैयारी रहती है चुनाव के वक्त, चुनाव के बाद जब हार जाते हैं, क्या आप उससे आपको लगता है कि हाँ ये कांग्रेस जिस दिशा में जा रही है वो सही जा रही है, हार के बाद कोई मंथन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, और जब जीतने की बात आती है, चुनाव लड़ने की बात आती है तो उस दमखम से भी नहीं दिखते? दरअसल रंजीता जी, ये सवाल ऐसा है कि इस पे मैं बहुत बौद्धिक बात कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बड़ा एक उसूलों वाली बात कर रहा हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस दौर में जो लड़ाई लड़ रही है वो लड़ाई आपको इसलिए बहुत मुश्किल दिखती है क्योंकि हम सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं। वो एक शब्द है, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण, जो चुनाव लड़ते हैं हम उनसे चुनाव लड़ रहे हैं। हम सिर्फ एक राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ रहे। और इस दौर में हम लड़ रहे हैं, हम खड़े हैं ऐसे समय में जब तमाम संस्थानों ने दंडवत अपने आप को सजदा कर दिया हो, तमाम मतलब उसमें सारे संस्थान हैं, मैं मीडिया का बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा, सबने जब सजदा कर दिया हो, ऐसे समय में एक राजनीतिक दल है जो ये कह रहा है कि हम वोट लेने के लिए नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, एक ना एक दिन देश को समझ में आएगा। मैं राहुल जी का इसलिए भी मतलब उनके साथ राजनीति करने के अलावा उनका प्रशंसक इस बात के लिए हो कि उस आदमी में एक खूबी यह है ना कि वोट लेने के लिए झूठ नहीं बोलता वो व्यक्ति, वोट लेने के लिए वो नफरत की बात नहीं करता। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं कल देश का युवा वर्ग इस बात को समझेगा। आज जो कतारों में लगे हुए लोग हैं उनको कई कई पिछली कतारें याद आएंगी, 2016 में चाहे नोटबंदी की कतार हो या उसके बाद की कतारें हो, तो वो याद आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, देश समझेगा, मुझे भरोसा है। आपको आज हमारी लड़ाई थोड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन आने वाली सदियों में लोग कहेंगे कि एक वक्त में जब चारों तरफ शिकंजा कसा था तो कुछ जाबाज लोग थे जो राहुल गांधी की अगुवाई में लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जो जाबाज लोग थे कई तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और ये कहकर जा रहे हैं कि राहुल गांधी समय नहीं देते हैं, मिलते नहीं अपने नेताओं से, उनका दुख नहीं समझते। आप तो चूंकि पॉलिटिकल बीट कवर करती हैं, पार्लियामेंट कवर करती हैं, एक बार जो छोड़ के ये कह के गए कि राहुल गांधी समय नहीं देते, उनसे जरा पूछिएगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी उनको समय देते हैं अब इन दिनों? जाकर तो बीजेपी में ही तो ज्वाइन, जो राहुल गांधी जी के साथ अगली फहरिस्त में बैठे रहते थे, आज वो 7वीं लाइन में कहां रहते हैं कि गोला लगा करके ढूंढना पड़ता है कि अच्छा ये वहां थे। ये मैं किसी एक का जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो आप बहुत बेहतर की तलाश में जो गए थे, क्या वो बेहतर आपको मिला? और दरअसल वो ये जो झूठ बोल के गए ना कि राहुल गांधी हमें समय नहीं देते थे, ये सबसे बड़ा झूठ है। गए तो किसी और वजह से, किसी की प्रॉपर्टी फंसी थी, किसी के पीछे ईडी थी, किसी के पीछे सीबीआई थी, कारण ये था। लेकिन जाने के लिए बहाना क्या बनाए कि नहीं राहुल गांधी जी ने तो बिस्किट नहीं खिलाया, राहुल गांधी जी ने तो ये नहीं किया, राहुल गांधी जी ने तो वो नहीं किया, राहुल गांधी जी ने चाय नहीं पिलाई। ये पूरी तरह से झूठ है। राहुल गांधी जी प्रॉपर समय देते हैं। हम जैसे युवा नेताओं से जो 4 दिन पहले राजनीति में आए हैं, मैं तो राजनीति का हिस्सा नहीं था, हम जब चाहते हैं छोटी सी कोशिश में मुलाकात हो जाती है। आपकी कितनी बार लास्ट कब मिले राहुल गांधी से? मैं 3-4 दिन पहले मिला था। संसद में जो मिले वो नहीं, मकर द्वार में घर पे मिला था। अच्छा, उन्होंने मुझे वो बेसन की ढूंढी होती है ना अपने यूपी बिहार में, वो भी खिलाया था। वो जानते हैं, धूरी जानते हैं वो समझ रहे थे कि वो क्या मिठाई है, क्योंकि कई बार यही तो जो भाजपाई टूल किट थे ना, उन्होंने यही तो नैरेटिव बना रहे, राहुल गांधी तो शहजादे हैं, उनको आम चीजों की समझ कहां होगी। वो शहजादा जिसको प्रधानमंत्री शहजादा कहते थे, गृह मंत्री शहजादा कहते थे, वो एक दिन कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़ा हुआ, फिर 4000 किलोमीटर एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में निकला तो पूरा देश नाप दिया उसने। और जो कहते थे कि हम फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, उन्होंने एक दिन देश को दिखाया कि उन्होंने 10 लाख का सूट पहना, मोबाडो की घड़ी पहनी, चश्मा बड़ा महंगा पहना, कलम जो लगी थी वो पता नहीं कितने लाख की रही होगी। तो फिर देश को अंतर आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। लेकिन उसी टी शर्ट में जब संसद में पहुंच जाते हैं तो किरण रिजिजू कहते हैं कि बहुत कैजुअल है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनसे अच्छी लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकती है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? सबसे पहली बात तो कोई ड्रेस कोड नहीं है पार्लियामेंट का कि टी शर्ट में कोई नहीं आ सकता, इसमें गुना संजीदगी, मतलब आप इसका मतलब देश के 50% से ज्यादा युवाओं का अपमान कर रहे हैं यह कहकर के कि जो टी शर्ट पहनता है वो संजीदा नहीं होता। मतलब आप सूट पहन के आएंगे तो आप संजीदा हैं,
जो इस देश का गरीब गुरबा जो धोती कुर्ता पहनेगा वो संजीदा नहीं है, जो टी शर्ट पहनेगा वो संजीदा नहीं है। संजीदा सिर्फ 10 लाख का जो सूट पहनता है वो है। ये बहुत ही गलत उपमा है, पहली बात। दूसरी बात यह कहना कि लीडर ऑफ अपोजिशन प्रियंका जी होती, मुझे लगता है किरण रिजिजू जी भाजपा में है, भाजपा ने उनको संसदीय कार्य मंत्री का काम दिया है, वहां वो तय करे ना कि कौन पेट्रोलियम मंत्री होगा, कौन रेल मंत्री होगा, कौन रेल मंत्री होगा। वो अपोजिशन में थोड़ी तय करेंगे कि कौन लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, कौन जो है वो दूसरी सीट पे बैठेगा। ये तो पार्टी तय करेगी ना। हमारी पार्टी की अपनी रणनीति है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रियंका जी बहुत शानदार बोलती हैं, बहुत भावुकता के साथ बोलती हैं, वो अपनी बात, अपना रोल अदा कर रही हैं। तो अब ये भाई बहन का जो बड़ा मधुर सा रिश्ता है ना, इसको वो लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते जिनको पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा का मान ना हो। लेकिन ये भी आरोप लगते हैं विपक्ष पर, क्योंकि संसद का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी आरोप लगते हैं कि कंस्ट्रक्टिव आप कुछ करते नहीं, संसद को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं, वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करने लग जाते हैं। संसद ऐसे नहीं चलेगा। विपक्ष को अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल भी निभाना संसद ऐसे पड़ेगा। चलेगा कि आदरणीय स्पीकर साहब आएंगे, चेयर पे बैठेंगे और उसके बाद कहेंगे बच्चों अटेंडेंस लगाओ, बच्चों कौन कौन प्रेजेंट है ये बता। अरे ये क्लासरूम नहीं है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में संसदीय मर्यादाओं में होता यही है कि हम देश के मुद्दों की बात रखेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि तो एलपीजी महंगी क्यों हो रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे कि इस देश में आपने कफन तक पर जीएसटी क्यों लगा दी, हम आपसे पूछेंगे कि एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया है वो अब तक अपने पदों पर क्यों बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे। और जब हम ये पूछेंगे तो आप कहेंगे कि आप संसदीय मर्यादाओं का अपमान कर रहे हैं। कमाल की बात है। मतलब ये तो वही बात है ना कि आप जवाब देने के बजाय उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि आप तख्ती मकर द्वार पर क्यों लेके आते हैं, मकर द्वार पे आपने बैठ के चाय बिस्किट क्यों खा ली। अरे तो भाई पार्लियामेंट की कैंटीन बंद कर दो ना, अगर मकर द्वार पे चाय बिस्किट से इतनी तकलीफ है तो। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मकर द्वार पर बैठकर आप चाय पी रहे हैं, तो ये दोनों ही विरोधाभास है। तो आप चाहते हैं हम भूखे मर जाएं? मकर द्वार पे मतलब देश की जनता भूखों मर जाए, चाय भी ना पिए? मतलब चाय बेच करके आप प्रधानमंत्री होने की बात करेंगे, फिर चाहेंगे कि कोई चाय ना पिए? ये कौन सी बात हो गई भाई। मतलब प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में किल्लत है और आपकी वजह से किल्लत है। आप एक दिन पहले जो मेडल खरीद के लाए हैं इजराइल से ना, उसकी कीमत देश की जनता की जेब से वसूली जाएगी, ये देख लीजिएगा आप, और वसूली जा रही है। जो ये झुठला रहे हैं कि कतारें नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, प्रधानमंत्री खुद देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन हो सकती है, तो देश को खुद पैनिक किया प्रधानमंत्री ने। आज मीडिया के जरिए ये नैरेटिव बनाते हैं कि नहीं नहीं कोई किल्लत नहीं है। अरे अगर किल्लत नहीं है तो जाइए ना गांव में, आप बिहार में जिस जिले से हैं उस जिले में पता करवा लीजिए पेट्रोल पंप की लाइन है या नहीं, उस पे एलपीजी किसी को सही से मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है, सच्चाई यही है। कल तक हमारा गाड़ी पेट्रोल पंप पे मैं खुद लेके जाता था तो पेट्रोल फुल कर देते थे, डीजल फुल कर देते थे। अभी जाइए तो कहते हैं कि 5 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे। किल्लत नहीं है और क्या है। ये जो मीडिया के जरिए रोकने की जो सरकार के खिलाफ जो माहौल बनता है उसको मीडिया के जरिए रोका जाता है। लेकिन इमरान, जितनी देर हम अभी बात किए, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेता ज्यादा आ गया इमरान के अंदर और शायर कम हो गया। आपकी शायरी की तो प्रधानमंत्री भी तारीफ करते हैं। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं। उसी तारीफ में एक प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ शायरी कर दीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री, वो देखिए, वो मैंने एक बार पार्लियामेंट में भी पढ़ा था। कमाल परवाजी का एक शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। आपने तारीफ करने की बात की है तो मैं उनकी तारीफ में ये शेर पढ़ रहा हूं कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। वो फूल तोड़े मुझे कोई एतबार नहीं, मगर वो फूल से खुशबू निकाल लेता है। और मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तो मसला यहां ये है, मैं उनकी हमेशा तारीफ करता हूं। कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं, वो यही है, एकमात्र यही अच्छी चीज है, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। मकर द्वार पे बहुत हम बात करते हैं और एक बात अभी भी मेरे जहन में है। आपने कहा था कि राहुल गांधी शादी कर लेंगे, सलमान खान शादी कर लेंगे तो मैं भी शादी कर लूंगा। अभी भी स्टेटस वही है या फिर कुछ सोच रहे हो आप? अभी मैं पूरी तरह कुंवारा हूं और जाहिर सी बात है हम सब नेता को फॉलो करते हैं, तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि राहुल जी शादी कर लें, फिर उसके बाद मैं करूंगा। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि नेता ज्यादा देर कर रहा है तो फिर परिवार वालों के दबाव को ज्यादा महसूस करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा देर हो जाएगी। जाहिर सी बात है, हम गांव से आए हुए लोग हैं। आजकल जब भी गांव जाता हूं
अम्मी अब्बू मिलते हैं तो उनके मन में कोई सवाल नहीं है, बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, उनको कोई खुशी नहीं है। उनको खुशी उस दिन होगी जिस दिन वो उसको दूल्हा बने देखेंगे। उनकी नजर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाना, आईएएस बन जाना या दुनिया की कोई भी कामयाबी हासिल कर लेने से ज्यादा बड़ा है बेटे का दूल्हा बन जाना या बिटिया का दुल्हन बन जाना। तो मुझे लगता है उनकी खुशियों के लिए भी काम करना ही है, करेंगे ही और करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो 2 बड़े कुंवारे हैं उनका इंतजार कर रहा हूं कि वो शादीशुदा हो जाएं। और ये कह करके कभी कभी नेता की आड़ लेकर के आप बच भी जाते हैं। एक दिन राहुल जी पूछ रहे थे तुमने इस बीच अपना डाइट वाइट से वजन कम किया क्या? तो मैंने कहा हाँ। बोले कैसे? मैंने कहा आपसे इंस्पिरेशन मिला, आप बहुत फिट हैं, तो हमने सोचा हम भी थोड़े फिट हो जाएं। और आपके नाम की 2 आड़ मुझे मिल जाती है। एक तो जब कोई पूछता है कि आपने वजन क्यों कम किया तो मैं कह देता हूँ राहुल जी से इंस्पायर हुआ, और जब कोई पूछता है शादी कब कर रहे हो तो मैं कहता हूं मैं अपने नेता का वेट कर रहा हूं, उसको फॉलो कर रहा हूं। चलिए, क्योंकि सियासत में प्रतापगढ़ जहां से आप आते हैं वो बहुत फेमस है, शायरी में आपने फेमस कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी अगले साल चुनाव है। आप ही के पार्टी के कई नेता कहते हैं कि कांग्रेस तो 150 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। क्या स्थिति दिखती है कांग्रेस की? सपा इतनी सीटें तो नहीं दे रही आपको। देखिए, हमने लोकसभा चुनाव सपा के गठबंधन में लड़ा और बहुत शानदार तरीके से भाजपा को सबसे बड़ी पटखनी हमने जो दी वो उत्तर प्रदेश में दी। भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी और हमें भी इतनी सीट की उम्मीद नहीं थी। तो मैं ईमानदारी से बात कह रहा हूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जनता ने हमारे अलायंस को बहुत पसंद किया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी और उसके बाद लोकसभा में जो माहौल बना वो कमाल था। तो हमारे बीच में सीटों को लेकर के कोई बहुत झगड़ा नहीं है। अखिलेश जी भी बहुत कंफर्टेबल तरीके से बात करते हैं। राहुल जी और अखिलेश जी के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हमारा कॉज बड़ा है। कांग्रेस पार्टी का कॉज बड़ा है। कांग्रेस इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उसमें जाहिर सी बात है राहुल गांधी सबको एकजुट कर रहे हैं, पूरे इंडिया ब्लॉक को, और बड़े भाई की भूमिका में है। और बड़ा भाई ज्यादा त्याग करता है। परिवार का जो बड़ा भाई होता है वो परिवार को एकजुट रखने के लिए ज्यादा कुर्बानियां देता है। कहां त्याग कर रहे हैं आप? असम में तो अब जेएमएम अलग चुनाव लड़ रही है, 20 सीट पे अलग से लड़ रही है। मध्य प्रदेश में आपने सपा को नाराज कर दिया, हरियाणा में सपा को नाराज कर दिया। कहां आप बड़े भाई की भूमिका में है? नहीं, बड़ा भाई कभी कभी जो है ना वो डांट डपट भी लगाता है छोटे भाइयों को। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हमारा अलायंस है और रहेगा और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और 2027 में 2029 की पटकथा लिखेंगे और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस सरकार बनाएगा। चलिए देखते हैं। केरल के सीनियर ऑब्जर्वर है आप। आपने कहा कि सबसे पहले कि केरल में ही सरकार बनेगी जहां सबसे ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस है, वहीं से आप रैलियां भी करें। मुझे लगता है शायद आप अभी केरल से ही लौट रहे हैं। रात में आया। तो हालांकि कह रहे हैं वहां कांग्रेस आपस में लड़ रही है, कहीं कांग्रेस लड़ती नहीं है और जहां पे मजबूत रहती है आपस में लड़ने लगती है पार्टी। किसने बता दिया आपस में लड़ रही? कांग्रेस पार्टी। अरे तो ये फालतू की कहानियां हैं। दरअसल कानाफूसी वाली जो चर्चाएं होती है ना राजनीति में, केरला में भाजपा के लिए कुछ है नहीं। भाजपा वहां सिर्फ और सिर्फ एलडीएफ को मदद करने के लिए जाना चाहती है, जाती है। ऐसे में उनको दिख रहा है कि जितनी एकजुटता, मैं वहां सीनियर ऑब्जर्वर हूं, मैं वहां से होके आ रहा हूं, किसी भी राज्य में टिकट बंटवारे के बाद सीनियर नेताओं में जितनी एकजुटता होनी चाहिए केरला में उससे ज्यादा एकजुटता दिखाई दे रही है। केसी वेणुगोपाल जी जिस तरह से छोटी छोटी जगहों पे जाकर के नाराज लोगों को मना रहे हैं, उनको दुलार रहे हैं, उनसे प्रॉमिसेस कर रहे हैं, वो इससे पहले शायद किसी चुनाव में आपको नहीं दिखा होगा। बीडी सतीशन जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, चेनीथला जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि शफी वो पराम्बल बहुत मेहनत कर रहे इतनी मेहनत हम कह रहे हैं इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एलडीएफ के पास पिनरई विजयन के अलावा कोई चेहरा नहीं। हमारे पास 5 चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोच रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है स्वस्थ लोकतंत्र में जितने ज्यादा प्रतिद्वंदी हों वो तो अच्छी बात। जैसे मैंने कल एक ट्वीट किया था, मैंने कहा सोचिए अगर अभी 5 राज्यों के चुनाव ना होते तो पेट्रोल और डीजल और एलपीजी का रेट क्या होता, कितना बढ़ चुका होता। इसीलिए देश में हर वर्ष कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते रहना चाहिए ताकि सरकारें काबू में रहती हैं। तो दरअसल लोकतंत्र की खूबसूरती है 5 लोग मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हों, यह और अच्छी बात है। बाद में विधायक दल की बैठक में चुन लिया जाएगा। और केरला बहुत अच्छी बात है कि बाकी राज्य जो है ना वो लीडर बेस्ड हैं, केरला कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स है। वहां पे
बूथ लेवल का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का जिस जीवटता के साथ वहां चुनाव लड़ रहा है ना, मतलब सीखने के लायक है, मजेदार है। मैं तो पूरे देश से कहूंगा कि केरला इसी चुनाव के समय में एक बार आप उस चुनाव पे नजर रखिए, आपको मजा आएगा। मैं होके आया हूं, कैलीकट में रैली थी, कम से कम 1 लाख आदमी था उस रैली में। राहुल जी, चूंकि सोनिया जी की तबीयत खराब थी तो नहीं जा सके, कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ में गया था उस रैली में, और भाषा का बैरियर होने के बावजूद लोगों ने जो प्यार, जो समर्थन दिया, मैंने कहा मैं ट्रांसलेटर के साथ नहीं बोलूंगा, मैंने ऐसे ही बोला, क्योंकि मैं जानता हूं मोहब्बत की जबान तो दुनिया में हर जगह समझ में आती है। तो मैंने बोला, अच्छा रहा। और हम केरला में सरकार 100% बनाने जा रहे हैं और कम से कम 100 सीटें ला रहे हैं हम वहां, टारगेट है ये। हाँ, तो ये तो केरल की बात हो गई। बाकी राज्य, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव है, बाकी राज्यों में क्या करना है? क्योंकि मैंने सुना है कि सारा फोकस जो कांग्रेस पार्टी का है वो सिर्फ केरल चुनाव में है। भाजपा का सारा फोकस कहां है? नेता जो है वो वहीं कैंप करके रखेंगे। भाजपा का सारा फोकस कहां है? अभी तो भाजपा वाले बताएंगे। मतलब आपको अंदाजा, आपको क्या लगता है कहां है? सभी राज्यों में। उनसे पूछिए तमिलनाडु में उनका फोकस है, उनसे पूछिए पौंडीचेरी में उनका फोकस है, उनसे पूछिए उनका केरला में फोकस है, उनका सारा फोकस बंगाल पे है। ऐसे ही हर पार्टी का, जाहिर सी बात है, जिस राज्य में ज्यादा मजबूत कैडर और ज्यादा ताकत के साथ पार्टी लड़ रही है, हमारी वो केरला है। हम असम में बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं, एक भ्रष्टाचार में डूबे हुई सरकार से हमारी लड़ाई है, हम बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। नेता आपके छोड़ कर जा रहे हैं असम में। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। चलिए, धन्यवाद, बहुत बढ़िया रहा हमारा सेशन, ये मुझे लग रहा है। नहीं, आपसे भी बात करके मुझे आज अच्छा लगा, और वो ट्रेडिशनल बातचीत नहीं हुई, वो जो होता है ना चौं, वो नहीं हुआ। इसके लिए आपका शुक्रिया और आपको साधुवाद इस बात के लिए। बहुत चलिए, धन्यवाद। एक दो लाइन आप हमारे दर्शकों को अंतिम में बोलते हुए, खड़े होकर आप बोलते हुए आप खत्म करिए सेशन को। धन्यवाद इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैंने शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं टाइम्स नाउ का आभार प्रकट करता हूं, और रंजीता जी का विशेष रूप से कि इन्होंने पकड़ करके बुलाया। बड़ी बहन की तरह है ये, इनका आदेश था और मैं हाजिर हो गया। थैंक यू। फिर आप सबसे मुलाकात होगी, कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। बड़ी बहन के कमान से निकले हुए हर तीर का बहू भी जवाब दिया। इमरान, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच।